कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन सा बुक का, तो बुक का नाम हो गया हमारा बुक का नाम हो गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसी का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एनसीईआरटी का है। ठीक है, और लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल जो है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को, इन्फॉर्मेशन को गेन किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था किसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में जाना था, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडिया डोमिनेट करता था इस सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में। फिर हम लोगों ने ये भी जाना है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज लाया हमारे इंडिया में, और इंडिया को जो पहले एक्सपोर्टर हुआ करता था किस चीज का, फिनिश प्रोडक्ट का, अब उसे एक्सपोर्ट बना दिया। एक्सपोर्टर किस चीज का, रॉ मटेरियल का। वो क्या क्या पॉलिसीज था, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। और आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या दिया गया है उसे हम लोग देखते हैं, समझते हैं और हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. यानी कि इसमें यह बताया गया है कि इंडिया का जो इकोनॉमी जो है, कब इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के समय में वो एग्रीगेरियन था, फंडामेंटली एग्रीगेरियन था। फंडामेंटली एग्रीगेरियन करने का मतलब ये हुआ कि इंडिया का इकोनॉमी जो है पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड था। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी जो है, हमारे देश का जो इकोनॉमी जो था उस समय, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ही अहम रोल था, बहुत ही अहम योगदान था। ठीक है, और फिर इसमें यह बताया गया है कि लगभग 85% जो है वो कंट्री का पॉपुलेशन जो है, 85% कंट्री का जो पॉपुलेशन है, जो कि मोस्टली विलेज में रहते थे, और वो अपना लाइवलीहुड, मतलब उनका जीविकोपार्जन कैसे होता था, तो उनका जीविकोपार्जन होता था एग्रीकल्चर के माध्यम से। यानी कि वो खेती करते थे, गांव में रहते थे, खेती करते थे, अनाज उपजाते थे, और फिर उससे जो क्रॉप्स निकलता, उस क्रॉप्स का यूज करके अपना सर्वाइव करते थे, और अपने फैमिली को भी उसी से देखभाल करते थे। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector कहाँ गया आ रहा है। The agriculture sector continued to experience stagnation and not frequently unusual deterioration. यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया का जो इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में डिपेंड था। ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। ठीक है, या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। उसके बावजूद भी, इतना पॉपुलेशन इन्वॉल्व होने के बावजूद भी, इंडिया का जो ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में था वो बिल्कुल भी लो था। यानी कि ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, उल्टा और जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और खराब ही होते जा रहा था। कैसे हो रहा था, तो वो हो रहा था ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज के द्वारा। जो वो पॉलिसीज ला रहे थे, वो पॉलिसीज इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए प्रॉफिटेबल, सूटेबल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, हालांकि मतलब देखा यही जा रहा था कि वो जो है और नुकसानदायक ही था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, दो in absolute terms the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under the cultivation. This stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various systems of land settlements that were introduced by the colonial government. यानी कि यहाँ पर वही बात बताया गया है कि इंडिया का जो है ना इंडिया का जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इतना बड़ा पॉपुलेशन इन्वॉल्व होने के बावजूद भी बहुत ही कम था। और ये स्टैग्नेशन यानी कि जो ग्रोथ ना होना, इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन था लैंड सेटलमेंट। यानी कि लैंड, बहुत सारे सिस्टम, जैसे में लैंड सेटलमेंट एक हो गया। ठीक है, लैंड सेटलमेंट क्या था, तो लैंड सेटलमेंट मतलब कि बहुत सारा पॉलिसीज जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया, लैंड को मतलब कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे में हो गया था ना, आप लोग सुने होंगे पिछले क्लासेस में परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम के बारे में, तो ये सब जो है, या रेतवाड़ी सिस्टम के बारे में, तो ये सब जो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है, जो कि लाया गया था, जो कि क्या करेगा, क्रॉप्स को तो मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा, लेकिन जो लैंड का जो फर्टिलिटी है वो पूरी तरह से डिटोरिएट कर देता है। ठीक है, यानी कि एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम वैसा सिस्टम है जो कि क्या करता है,
जो कि प्रॉफिट सिर्फ किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए बढ़ा रहा था, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए वो बिल्कुल भी हानिकारक साबित हो रहा था। उसी में से क्या आता है, उसी में से एक आता है जमींदारी सिस्टम। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि particularly under the Jamindari system which was implemented in then Bengal presidency comprising parts of the India's present day eastern states, the profit occurring out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators। यानी कि यहाँ पर जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया गया है, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, उसी में एक जमींदारी सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था। उस जमींदारी सिस्टम में होता ये था कि जो लैंड है उसे लेकर एक जमींदार को दे दिया जाता था, और वहां पर उस जमींदार को बुलाया जाता था कि आप जो है मुझे इतना मतलब टाइम दिया जाता था कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना, इतना महीना में आप जो है मुझे इतना प्रॉफिट लाकर इस जमीन से दीजिए, टैक्स लाकर दीजिए, या जो अनाज हो रहा है उसमें से इतना परसेंट जो है हिस्सा हमें लाकर दीजिए। अगर आप नहीं लाते हैं तो ये जमीन लेकर मतलब इन जमीन का टुकड़ों को लेकर फिर दूसरे जमींदार को दे दिया जाएगा, और आपसे ये वापस ले लिया जाएगा। और इसके बदले मतलब कि आप जो हमको ला कर देंगे टैक्स, उसके बदले में आपको जो है इसमें से कुछ परसेंट शेयर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था जमींदारी सिस्टम, यानी कि एक जो है वो जमींदार हुआ और उसके अंडर में और सारे वर्कर्स हो गए, और सारे लोग जो है जो कि काम करते थे उस सेम फील्ड पर। अब जो उससे प्रोडक्शन होता है, जो प्रॉफिट होता, वो जमींदार भाई जी उठाकर ले जाते, और हमारे किसान भाइयों को कुछ मिलता ही नहीं। ये बेसिकली बंगाल प्रेसिडेंसी जो है, यानी कि वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, उस समय का बंगाल प्रेसिडेंसी में ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार भी पार्ट आता था, ये सब जो हिस्सा थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। ठीक है, तो ये वहां पर जो है ये लागू किया गया था। ठीक है, कौन सा सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को, जिसमें क्या हुआ कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो जमींदार के पास चला गया और कल्टीवेटर्स के पास कुछ बचता ही नहीं था। However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। यानी कि जमींदार तो आए और आकर फिर मतलब ये जो है कुछ लैंड जो है वो जाकर दे दिए किसे, कल्टीवेटर्स को, लेकिन जमींदार जो है उस लैंड की फर्टिलिटी को या इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करते थे। मतलब जो भी फैसिलिटी जो कि जरूरी थी एग्रीकल्चर करने के लिए, उन सब फैसिलिटीज या उन सब तरीकों से उन्हें कुछ मतलब ही नहीं था। उन्हें बस मतलब था प्रॉफिट से, आप मुझे लाके इतना प्रॉफिट दीजिए, अगर आप नहीं देते हैं तो बस आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा मतलब क्या, कल्याण हो जाएगा उसका मतलब यही कि आपका हाल खराब हो जाएगा, आपको पिटाई लगेगा बच्चों की तरह। द मेन interest of the zamindars was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivators। वही बात यहाँ पर बताया गया है कि जमींदार जो थे उनका मेन इंटरेस्ट क्या था या उनका मेन उद्देश्य क्या था। उनका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी रेंट है उससे कलेक्ट करना है। रेंट मतलब क्या, रेंट मतलब कि जो भी प्रॉफिट उन्हें बताया गया है कि आपको ब्रिटिशर्स द्वारा बताया गया कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो उससे कुछ ज्यादा ही बढ़कर और रेंट कलेक्ट करना है ताकि वो मेरे लिए भी फायदा हो जाए और ब्रिटिशर्स को भी मिल जाए। ठीक है, रेंट को कलेक्ट करना है। अब बाकी कैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं कैसे नहीं, क्या इरिगेशन फैसिलिटी है क्या नहीं, कैसे फसल उगाना है कब उगाना है, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे नहीं, जमींदार को मतलब नहीं था इससे। क्या करना है कल्टीवेटर्स को क्या नहीं, अपना वो करे, अपना वो समझे, हम कुछ नहीं जानते। मुझे बस इतना इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए, वरना खलास हो जाएगा। This caused immense misery and social tension among the latter। यानी कि इसके कारण जो है, लैटर मतलब किनके बात किया जा रहा है, लैटर मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है कल्टीवेटर्स के बारे में, कि कल्टीवेटर्स को बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारा टेंशन को फेस करना पड़ा। ठीक है, किसे, लैटर को। लैटर मतलब कल्टीवेटर्स को। ठीक, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं। To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude। Dates for depositing specified sums of revenue were fixed, failing which the zamindars were to lose their rights। ठीक है, यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि जमींदार जो है ऐसा क्यों करते थे, यानी कि वो जो है जमींदार जो है वो कल्टीवेटर के साथ इतना नाखुश मतलब हमदर्द नहीं बनकर बल्कि उनके जस्ट खिलाफ क्यों चले जाते थे और हमेशा जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए फोर्स क्यों करते थे। ठीक है, उनसे उनका क्या फायदा होता था, तो क्या फायदा होता था वो तो बात मैंने पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब आप भी जान लीजिए
और जान लीजिए। लेकिन वही बात ही है, क्या बात है, वही बात है कि अगर जमींदार जो है अगर वो टैक्स जमा नहीं करते हैं जितना उन्हें बोला गया है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में ब्रिटिशर्स को, तो उनसे जो है वो जमीन लेकर और फिर दूसरे जमींदार को जाकर ये दे दिया जाएगा। अब कौन चाहता है कि मुझे बैठे बैठे पैसा मिल रहा है और फिर मुझे मेहनत करना पड़ेगा? आप चाहिएगा? मान लीजिए आप एक जमींदार हैं, आपको बैठे बैठे जाना है एकदम पैसा निकालो सबसे पैसा कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके फिर जाके किसे देना है? फिर ब्रिटिशर्स को देना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आपको जाकर सबसे पैसा लेना है, कलेक्ट करना है और जाकर फिर ब्रिटिशर्स को वापस दे देना है। ठीक, अब मान लीजिए आप ऐसा करने में असमर्थ हो गए, ठीक है, मतलब आप नहीं कर पाए, तो आपसे क्या किया जाएगा? आपसे वो जमीन ले लिया जाएगा और जमीन लेके आपके फ्रेंड को दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा जाइए आप फिर से काम करिए, नहीं करिएगा तो पिटाई लेगा बहुत जोर से। ठीक है, तो आप क्या करिएगा? फिर से जाकर काम ही तो करिएगा। बस वही हाल था ब्रिटिशर्स के साथ, सॉरी जमींदार के साथ उस समय। अब बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो क्यों छोड़े, थोड़ा मेहनत करना पड़े, जाकर लोगों को परेशानी करके पैसा ही तो लेना है ना, जाकर ले लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जाकर वो ले लेते थे, फोर्स करके पीजेंट्स को एकदम ले लिया और फिर जाके उसको पैसा वापस जमा कर दिया। ठीक है, ताकि उनका जो राइट भी बच गया और जो है बैठे बैठे खा रहे हैं पी रहे हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं, वो मौज मस्ती भी करते रहेंगे। Besides this low levels of technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers all added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agriculture productivity। यानी कि अब तो हम चले आए, जमींदार जो है, मान लीजिए हम जमींदार है, चल रहे हैं आपसे क्या पैसा लेने के लिए, ठीक है, लेकिन पैसा दो करके पैसा लेने के लिए आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब खेती तो आप ना कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम होगा आपके साथ क्या नहीं वो तो आप ना जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं। हाँ, आप करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हाँ मेरा इरिगेशन फैसिलिटी सही नहीं था, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किए भी थे तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किए थे, जिसके कारण जो है हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो सही नहीं हो पाया है। ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी सही नहीं हो पाया है तो क्या प्रोडक्टिविटी सही नहीं हो पाया था, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी सही नहीं हो पाया है। बहुत अफसोस वाला बात है, लेकिन ये बात आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो आ गया, बस मुझे पैसा लेना है, बात खत्म। तो ऐसा ही सिस्टम उस समय था। ठीक है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने के कारण, फर्टिलाइजर्स नहीं होने के कारण लैंड से जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए वो प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम था। लेकिन ये बात हम जानते हैं, ये बात आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं जमींदार हूँ, मैं आऊँगा आपसे फोर्स करूँगा और फिर वापस पैसा रिटर्न में लूँगा। वही बात वहां पर उस समय हो रहा था। There was of course some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture। यानी कि अब लोगों ने देखा है कि मुझे जो है फूड क्रॉप से फायदा नहीं हो रहा है, तो लोग जो है कैश क्रॉप्स की ओर मूव कर गए। कैश क्रॉप्स मतलब क्या? कैश क्रॉप्स मतलब ऐसा क्रॉप जो कि प्रोड्यूस किया जाता है कंज्यूम करने के लिए नहीं, बल्कि उसको यूज करने के लिए इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, ठीक है, कमर्शियल पर्पज के लिए उसका जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक, अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने का मतलब क्या हुआ? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने का मतलब ये हुआ कि जब कैश क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि लोग जो है कैश क्रॉप्स जो है वो ग्रो करवाना शुरू कर दिए, तो वो कैश क्रॉप्स ग्रो करवाना शुरू कर दिए, तो उससे जो भी प्रोडक्शन होता तो वो जो है वो लोग अपने यूज के लिए नहीं बल्कि दूसरे के यूज के लिए वो प्रोडक्शन उस समय कर रहे थे। यानी कि अब जो है लोग जो है एग्रीकल्चर जो है वो कर रहे थे किस चीज के लिए? फूड क्रॉप्स के लिए नहीं, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं। हाँ, ये बात है कि कर रहे थे, मतलब बहुत ही कम लोग जो है वो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन जो भी कर रहे थे वो अपने खुद के लिए नहीं बल्कि वो प्रोडक्शन कर रहे थे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, उससे यूज करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल। तो वही बात हो गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स नॉट फॉर द ओनली द पर्सनल यूजेस बट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द व्हाट? फॉर द फैक्ट्रीज, फॉर द इंडस्ट्रीज, मींस टू सेल इन द मार्केट। ओके, जस्ट टू अर्न समथिंग, जस्ट टू अर्न मनी फ्रॉम इट। ये हो गया किस चीज का बात? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बात हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? बस बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन एज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स व्हिच वर टू बी अल्टीमेटली यूज बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। यानी कि यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है कि ये
कंडीशन जो है यानी कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, ये फार्मर्स के लिए उतना लाभदायक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे जो है फूड क्रॉप्स उन्हें तो मिल नहीं रहा था, यानी कि उन्हें चाहिए रोज रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, ठीक है, सब्जी चाहिए, इन सब चीजों चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब वो तो भाई कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहा था, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन के साथ ठीक है आप उसे जाकर ब्रिटिशर्स को दे दीजिएगा, ठीक है, लेकिन अपना क्या करिएगा? मान लीजिए आपको मनी भी मिलता है, लेकिन जब क्रॉप्स रहेगा ही नहीं तो आप मनी लेकर भी क्या करिएगा? इसीलिए उनका जो कंडीशन जो है फार्मर्स का वो इंप्रूव नहीं हो रहा था। किससे? कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन से, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन से ब्रिटिशर्स का जो है इसमें बहुत ही बेनिफिट हो रहा था, बहुत ही फायदा हो रहा था, क्योंकि ये जो है कैश क्रॉप्स जो भी है, इंडिगो हो गया, ये सब जो हो गया कैश क्रॉप्स, तो उसे जो है अपने इंडस्ट्री से ले जाकर यानी कि अपने होम इंडस्ट्रीज और अपने होम में ले जाकर वहां पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में उसका यूज करते थे किसी भी नए नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्हें रॉ मटेरियल तो मिलने लगा और उन्हें फायदा भी होने लगा, ठीक है, उन्हें टैक्स भी मिल रहा था और फिर जो सामान जो है वो बेच रहे थे किसे? इंडियंस, वो बेच रहे थे ब्रिटिशर्स को ही, तो इन्हें डबल बेनिफिट वहां पर हो रहा था, ठीक। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, इंडिया's agriculture was starved of investment in tracing, flood control, drainage and desalination of एक मिनट, सॉरी and desalination ऑफ सॉइल, ठीक है। यानी यहां पर यह बताया गया है कि ठीक है इरिगेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन इंडिया का जो है क्या, इंडिया का जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का तब भी इंप्रूव नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? वो इंप्रूव इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इंडिया में फ्लड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम था, ठीक है। यानी कि मान लीजिए क्रॉप्स को ग्रो किए लेकिन फ्लड आ गया, फ्लड को कंट्रोल कर ही नहीं पाए, क्या हुआ? क्रॉप्स का फिर से डिस्ट्रक्शन हो गया। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, ठीक है, फिर ड्रेनेज सिस्टम के साथ सॉइल का जो है वो सैलिनेशन बढ़ रहा था, यानी कि फर्टिलाइजर्स का यूज करके, पेस्टिसाइड्स का इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके सॉइल का जो है वो फर्टिलिटी लेवल जो है वो डाउन हो रहा था, जिसके कारण जो प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे और कम हो रहा था, ठीक। While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentives to invest in agriculture। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि ठीक है कुछ फार्मर्स जो है यानी कि कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन में जो फार्मर्स जो है वो फूड क्रॉप्स को छोड़कर और फिर कैश क्रॉप्स को ग्रो करना तो शुरू कर दिए, तो उन्हें भले ही बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उन्हें विटामिन एम मिल रहा है। विटामिन एम करने का मतलब क्या? विटामिन एम करने का मतलब उन्हें मनी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे जो कि अभी भी क्या कर रहे थे, जो कि अभी भी फूड क्रॉप्स को ही ग्रो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फूड क्रॉप्स में अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण जो है वो क्या नहीं हो पा रहा था, वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा था। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए कि ब्रिटिशर्स के समय में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, तो सीधा तौर पर यह निकल के आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स के समय में बिल्कुल भी सही नहीं था। जो भी था वो और धीरे धीरे डाउन होते जा रहा था। क्यों डाउन हो रहा था? ब्रिटिशर्स के बहुत सारी पॉलिसीज के कारण। उसमें से लैंड सेटलमेंट सिस्टम में, उसमें से एक हो गया लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और लैंड सेटलमेंट सिस्टम में आता है जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम जो है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे कंट्री में, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फायदा कर रहा था, उन्हीं को प्रॉफिट पहुंचा रहा था, बल्कि हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए वो बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा था। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे इंडियन फार्मर्स का जो प्रोडक्शन जो है उसे और कम कर रहा था। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू और बाय बाय।